भैया जी ये चाकू वाकू लिए काहे घूम रहे हो? अबे भौकाल जमाना है, अबे भौकाल, ज्यादा मिमिया मत। हाँ ठीक है भैया जी, लेकिन भौकाल किस बात का? अबे का चूतिया होगा बे, तुमको पता नहीं है क्या? मिर्जापुर की गद्दी खाली पड़ी है और हम उस गद्दी के कंटेंडर हैं। भौकाल तो होना चाहिए ना। लेकिन भैया जी आप तो मेल हैं, मर्द हैं, उस गद्दी का कंटेंडर होने का मत सोचिए। अबे तुमको लगता नहीं है तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो बे? यही चाकू से शूट कर देंगे बे। अरे भैया जी भड़किए मत। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि मिर्जापुर के सारे मेल तो स्वर्ग से दार रहे हैं और अब जो गद्दी है उस पर फीमेल का वर्चस्व होने वाला है। अच्छा फिर हम क्या करें? गद्दी के बारे में सोचे या नहीं? अरे नहीं नहीं भैया, हम तो मजाक लाइक कर रहे थे। सारे मर्द नहीं बचे हैं, आपकी बराबरी के कंटेंडर अभी बाकी हैं। हाँ तो भरोसे वाले इतनी देर से लिबिड़ लिबिड़ कर रहे थे, पहले काहे नहीं बताए? और सुनो बे, तुम हमारे प्रतिबिंब हो बे, प्रतिबिंब बन के रहो, प्रत्यक्ष बनने की कोशिश मत करो। अबे तुम किधर चल दिए बे? मिर्जापुर सीजन 3 आ चुका है, रिव्यू लेकर आया, सुनकर जाओ वरना। भैया जी एक और आखिरी बात। अबे रिव्यू की बात कर रहा हूँ, क्या बोल? भैया जी आपको नहीं लगता आप थोड़े से हैंडसम, थोड़े से रौबदार लगने चाहिए? ये चश्मा वश्मा चेंज करिए ना। ठीक है भाई, मिर्जापुर के कंटेंडर है इसलिए करना पड़ रहा है, थोड़ा हैंडसम एंड रौबदार दिखना जरूरी है। हाँ तो अब रिव्यू करते हैं। तो भैया मिर्जापुर का सीजन 3 प्राइम वीडियो पे दस्तक दे चुका है। टोटल है 10 एपिसोड्स और एक घंटे के सारे एपिसोड्स हैं जो सारे हमने देख लिए हैं। और भैया एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है जाकर पहले वो देख लें, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर भैया आपका सुसु पोटी खांसने और छींकने में निकल जाता है तो कृपया इसको अवॉइड करें। अर्थात मिर्जापुर सीरीज इरेटेड है केवल वयस्कों के लिए। और दूसरी चेतावनी ये है भैया, इस तरह की वेब सीरीज देखने के बाद गुड्डू पंडित बनने की कोशिश ना करें। और हाँ, किसी भी तरह का दारू की लत हुआ या फिर वायलेंस हुआ, ये चीजें प्रमोट नहीं करती, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो उनको एंटरटेन के नजरिए से देखें, बाहुबली बन के ना घूमें, वरना। अब बढ़ते हैं सीजन 3 के रिव्यू की तरफ। तो सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि यहाँ पर प्रॉपर गैंग वॉर चल रहा है। एक तरफ है गुड्डू पंडित, दूसरी तरफ है कालीन भैया, इधर है मुन्ना भैया, इधर है गोलू। और भाई इनकी मस्त ढाई ढाई ढुचुक ढुचुक एकदम मतलब मस्त गोली की गैंग वॉर चल रही है, जिसमें से हमारे मुन्ना भैया निपट लेते हैं और कालीन भैया घायल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गुड्डू पंडित और गोलू भी घायल हो जाती है। वहीं उस गैंग वॉर में शरद शुक्ला गुड्डू पंडित से अपने बाप का बदला लेने हुए आए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं उनको नजारा दिखता है वैसा, यहाँ पे तो गोलियां ढाई चल रही हैं। इधर गुड्डू पंडित गोली चला रहे, इधर कालीन भैया गोली चला रहे, मुन्ना भैया वहां लेटे पड़े हैं। तो जो भी वो नजारा देखते हैं तो उनको समझ आता है कि भैया इस समय गुड्डू पंडित पर गोली नहीं चलानी चाहिए और कालीन भैया को बचाना चाहिए। कुछ याद आया तो शरद शुक्ला यहाँ पर कालीन भैया को बचा लेते हैं और गुड्डू पंडित और गोलू है वो त्रिपाठी भवन पर जाकर कब्जा जमा लेती है, जहां पर कालीन भैया की लुगाई उनका छोटा सा लल्ला और वहां की नौकरानी भी होती है जो बाबूजी को तिल लगाया करते थे। खैर अब आगे तो गुड्डू भैया ने त्रिपाठी भवन पर कब्जा तो जमा लिया है, लेकिन सीट का क्या, मिर्जापुर की गद्दी का क्या? क्योंकि भैया मिर्जापुर की गद्दी कोई ऐसी गद्दी नहीं है कि घर की सीट है उस पर जाके बैठ जाओ। भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे बाहुबलियों का एक साथ होकर उसे चुनना जरूरी है और अपने आप को साबित करना जरूरी है। क्योंकि भैया मुन्ना हमारे साबित करते करते निपट लिए, लेकिन वो उस गद्दी तक पहुंच नहीं पाए। तो उसी चीज को साबित करने के लिए अब यहाँ पर लड़ाई होगी शरद शुक्ला और गुड्डू भैया में। और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहां पर शरद शुक्ला जिनके पास बुद्धि तो है लेकिन बल नहीं है, वो बुद्धि इनकी ऐसी भाई साहब जैसे शकुनी मामा, वो भाई साहब यहाँ की वहां एकदम आस्तीन का सांप, जैसे बाप वैसा बेटा, एकदम कड़क मिजाज लेकिन बुद्धि ओनली। अगर उनको आके कोई बेइज्जत कर जाए तो उनको वो रिकवर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बल उतना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू भैया एकदम अपोजिट, पावरफुल, केवल बल का इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में चलते चलते जब तक 2-4 को कंटाप ना मारते, 4-5 के गुर्दा में जब तक बारूद ना भरते इनको चैन नहीं मिलता। और भाई साहब बुद्धि भी इनके पास अगर आती होगी ना तो इनके बल को देख के भग जाती होगी कि इस आदमी के पास तो एटलीस्ट मैं नहीं रहूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुड्डू भैया के पास दिमाग है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। अरे है भैया है, लेकिन वो डिटैचेबल है, अर्थात उसको वो दूर से एक्सेस कर पाते हैं।
गोलू। गोलू ही उनको बताती है कि देखो भैया ऐसे करना है, गुड्डू भैया ऐसे करना, भैया नहीं बोलते हालांकि, गुड्डू ऐसे करना है, गुड्डू वैसे करना है, यहाँ पर ये डिसीजन लेना है। तो काफी हद तक वो बोलती हैं, और जब भाई साहब उनका बल ऊपर आ जाता है तो भैया गुड्डू भी धरी रह जाती है, अर्थात बुद्धि को भी वो दबा देते हैं। खैर यहाँ पर बात सीट की हो रही, तो सीट को एक ऐसा इंसान चाहिए जो इन दोनों को बैलेंस लेके चले, क्योंकि जो कालीन भैया था उनमें बुद्धि और बल का इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि अगर वो ऐसे भी कर दें तो 4 आदमी वहीं मूद दें। और बुद्धि इतनी कि सारा व्यापार वो संभाल रहे थे, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी स्ट्रांग थे, और मतलब मस्त तरीके से यहाँ पर कालीन भैया ने सब कुछ संभाल रखा था। लेकिन अब गद्दी खाली पड़ी है और उसी चीज को लेकर अब सारी लड़ाई है। तो अगर आपको 10 एपिसोड की स्टोरी सुनाने बैठूंगा तो मुझे अमेजॉन प्राइम पर आना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि मैं आपको कंटेंटर बता दूं कि आखिर कौन कौन उस गद्दी के पीछे है और कौन कौन उसके बीच में रोड़ा है। ठीक है, तो वैसे तो मिर्जापुर की गद्दी के स्ट्रॉन्गेस्ट 2 ही कंटेंडर है, गुड्डू भैया और शरद शुक्ला, लेकिन ये दोनों अभी कमजोर अवस्था में, और जब अवस्था कमजोर हो और सीट खाली हो तो भैया चील गिद्ध कौवे सब अपनी अपनी रोटी सेकने जरूर आते हैं। तो गुड्डू पंडित और शुक्ला के अलावा यहाँ पर कालीन भैया की बीवी, जो भाई साहब इतनी खतरनाक नागिन है, जो अंदर ही अंदर चाल चलने में सक्षम है, और जब जब आप उनको स्क्रीन पर देखोगे तो भाई साहब आप सोचोगे इसके मन में आखिर साला चल क्या रहा है। वो खतरनाक चाणक्य है भाई साहब, और मतलब उनका जो प्रेजेंस है जिस तरीके से जब आप देखोगे आप बस एक पहेली की तरह बन के रह जाओगे कि आखिर ये सोच क्या रही होगी। और उनका छोटा सा मुन्ना भी है, शायद वो उनके लिए सोच रही हो। उसके बाद में त्यागी जी, अगर आपको पता हो तो छोटे त्यागी, भरत त्यागी और एक बोनासा अंकल, इनकी भी एक जोड़ी है भैया। ये भी उस गद्दी पर निगाह टिकाए हुए, हालांकि बिचौलिए टाइप में है कि हाँ उस गद्दी पर कौन बैठेगा, किसका साइड लेना है किसका नहीं लेना, क्या व्यापार का हिसाब किताब है, वो दारू वाला व्यापार करते हैं, तो उनका भी यहाँ कहीं ना कहीं रोल है। उसके बाद में कालीन भैया की बहू यानी मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ, जो कि प्रदेश की सीएम है, और उन्होंने वादा किया है भय मुक्त प्रदेश का, अर्थात वो सासुर बाहुबलियों को रहने ही नहीं देगी, वो सबको ठुकवा देगी। उनका ये चल रहा है क्योंकि यहाँ पर गद्दी का मामला है, तो उनको उसके साथ भी बैलेंस बना के चलना है। तो उस गद्दी पर कौन बैठेगा ये उन पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि सत्ता उनकी है, पुलिस किस ओर जाएगी किस पर क्या करेगी ये उनके हाथ में है। तो जिनके साइड वो रहेगी उनकी गद्दी मिल जाएगी, तो वहां पर उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस गद्दी को लेकर। तो कुल मिलाकर मिर्जापुर की गद्दी की बात की जाए तो पहले ये फैमिली पॉलिटिक्स में चलती थी कि भाई मुन्ना को मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अब ये भाई साहब प्रदेश का मामला है जिसमें अलग अलग जगह के बाहुबली लोग हैं, और उनकी मीटिंग भी बैठती है, कौन क्या करेगा कौन बनेगा, और उन सब के ऊपर सीएम मैडम। तो भाई यहाँ पर मामला पूरा पॉलिटिकल हो चुका है, और उस पॉलिटिक्स में सब अपने अपने चाणक्य दिमाग को लगाए बैठे हैं। खैर मिर्जापुर की गद्दी पर फाइनली कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, ये गद्दी ही नहीं रहेगी, इसके बारे में अभी तो हमको राइटर्स ही बता सकते हैं, या फिर आने वाले सीजन्स का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि क्या ये सीजन 1 और 2 से बेटर था या नहीं, क्या हम इसे देखकर एंटरटेन हुए, और क्या आपको अपने जीवन के 10 घंटे इस सीजन को देने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन की। तो दोस्तों हमने 1 और 2 में देखा कि प्रॉपर वायलेंस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टोरी चल रही है जिसमें सत्ता की लड़ाई है, सेम इसमें भी है, कुछ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, और वो लड़ाई के सिर्फ किरदार बदले हैं। और वहां पर जितनी भी लड़ाई थी वो एकदम मेल ईगो में चल रही थी, और वहां पर महिलाओं का वर्चस्व था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इस वाली सीरीज में ये टोटली फीमेल कन्वर्टेड हो चुका है, मतलब जितने भी मर्द वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ पर मेल कंटेंडर हैं मेन उनमें से कई लोग ऊपर पहुंच लिए हैं, और अब सत्ता पर जितना भी अधिकार होगा या फिर जो भी कुछ लड़ाई होगी वो मोस्टली महिलाओं के बीच में होगी। जैसे कि यहाँ पर गोलू है, त्रिपाठी जी की बीबी है, उसके बाद में सीएम मैडम है, उसके बाद में लाला की बेटी, इधर यहाँ पर गुड्डू की बहन। तो मोस्ट ऑफ महिलाएं जो मिर्जापुर में हमको दिखाई दी थी शुरू से लेकर एंड तक, वो अब अपने फुल फ्लेजेड रोल में आने वाली हैं। उसके अलावा सीजन 1 और 2 में जो स्टोरी लाइन वो बहुत ही फास्ट पेसिंग थी। 1 में तो जिसमें पूछो ही मत भाई साहब, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा कि शुरू करो तो फटाफट खत्म हो जाए, इस तरीके से देखने को मिलता था। सेकंड सीजन में थोड़ी पॉलिटिक्स आई, लेकिन थर्ड में आते आते ये टोटली पॉलिटिकल हो चुका है, जिसमें हमको संवाद देखने को मिलेंगे, डायलॉग्स देखने को मिलेंगे, और जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी स्लो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टोरी लाइन को जस्टिफाई करते हुए कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने सीजन 1 और 2 में देखा कि भाई साहब अब तक उसके मीम्स चलते हैं,
और क्या मतलब, क्या मुन्ना भैया, क्या गुड्डू भैया, क्या कालीन भैया, मकबूल और मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं वो अपना वर्चस्व जमाते हैं और वो अपनी एक छाप छोड़ते हैं। और मुन्ना भैया की तो भाई पूछो ही मत है। और वो चीज़ इस स्टोरी लाइन में हमें मिस होती है। मतलब जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड में हमको जो एक कॉमिक रिलीफ मूवमेंट मिलता था ना कि भाई साहब कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं और उसको देखकर हंसी आ रही है, तो फर्स्ट और सेकंड में वो ज़्यादा था। इसमें ये बहुत ही सीरियस मोड में चले जाते हैं। मतलब इसमें ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि एक कवि का कैरेक्टर है, वो भाई साहब नेताजी पर एक कविता सुनाता है। जब आप उसको सुनोगे आपकी हंसी छूट जाएगी। हंसी छूटने के साथ छोड़ो, आप सोचोगे कि यार वो सीन बार बार देखा जाए। उसके अलावा हर एक एपिसोड में कॉमिक रिलीफ दी गए हैं, जैसे सिचुएशनल कॉमेडी हम कहते हैं ना कि गुड्डू भैया अपनी मर्जी से कुछ भी करें उसको देखकर हंसी आ जाए। तो इस तरह के मोमेंट्स हर एक एपिसोड में है, लेकिन वो कुछ देर के लिए फील होते हैं कि यहाँ पर मामला सीरियस हो जाता है। मतलब ज़्यादा सीरियस इसको रखा गया है। अब जब सीरियस है तो यहाँ पर बात करते हैं वायलेंस की। तो फर्स्ट और 2 में जितना वायलेंस था, मुझे नहीं पता कि कौन कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है। नहीं, शुरू वाले एपिसोड में यहाँ पर एक की एकदम काटते हुए साफ दिखाते हैं भाई, वो मेरे को थोड़ा सा हॉरिफाइंग लगा। उसके अलावा यार नहीं, उतना तो मेरे को नहीं लगा। जिस तरीके से मिर्जापुर में कट्टा फट गया, अंगूठा टूट गया, वो गाड़ी से कुचल के कालीन भैया चल दिए, तो उसका एक अलग ही रौब था। इसमें वैसा वायलेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। तो वायलेंस के मामले में थोड़ा चिंता कम ही करो, उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगा। उसके अलावा सीजन 3 की स्टोरी लाइन इस तरीके से लिखी गई है कि एंड तक जाते जाते जितने भी मेल वाले जो बाहुबली कैरेक्टर थे उनको बहुत ही सस्ते में निपटाया है। जैसे कि लाला का कैरेक्टर, इसको बहुत ही सिंपली तरीके से टपका दिया, मतलब बहुत ही सस्ते में निपटा दिया, एक पेंसिल से मरवा दिया। अब यार भाई किसी को मारना है तो उसकी वजह और उसकी रंजिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि देखने वालों को मजा आ जाए। उसके बाद में एक कैरेक्टर जिसने सीजन 2 में हम सभी का दिल जीता और इसमें उनको जो डेथ मिली है, जो मौत उनको मिली है, वो भाई बहुत ही वेस्ट है। उनको एटलीस्ट लेजेंडरी डेथ मिलनी चाहिए थी। उनके लिए तो प्रॉपर प्लानिंग बनती ही थी, क्योंकि भाई साहब उनको जितना सस्ते में निपटाया है ना, मुझे गुस्सा आ गया, मेरे दिमाग खराब। अरे यार इसको ऐसे ऐसे आंख फोड़वा के मरवा दिया। नहीं भाई साहब नहीं। खैर बात तो ये भी ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी बाहुबली या फिर जो भी कुछ यहाँ पर प्रपंच रचा गया, जो भी लोग मारे गए, तो उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग मेरे को नजर नहीं आई। अब आप बोलोगे भैया मारने में कैसी प्लानिंग, भाई साहब गए ठोका और आगे। नहीं भाई, जब कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो उसको मारने की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो स्टोरी लाइन को लेके ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट थे, जैसे कि यहाँ पर कॉमेडी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मीम मटेरियल बहुत कम है, या फिर बात करें यहाँ पर कैरेक्टर्स का जो डेथ है उसको प्रॉपर मतलब वैल्यू नहीं दिया गया। और एंड तक जाते जाते क्योंकि महिलाओं का वर्चस्व बढ़ाना था तो स्टोरी लाइन पर उतना खास ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अच्छी बात क्या है इसी स्टोरी लाइन की कि भाई साहब मामला टोटल पॉलिटिकल है, जिसको आप शुरू से एंड तक देख जाओगे, 10 घंटे निकाल जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको मज़ा ही नहीं आएगा। भाई मैं मानता हूं कि इस तरह की जो सीरीज़ कोई लिखता है, जो भी इस तरह की स्टोरी लाइन लिखता है, वो डायलॉग्स कहाँ से लाता है। मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ डायलॉग्स से। भाई चीज़ें जिस तरीके से बोली जाती है, या फिर आप नॉर्मल बात कर रहे हो और उसमें आप फ्रेजेज जो यूज करते हो, जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसका जो महत्व होता है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो जो डायलॉगों का जो वजन होता है वो प्रॉपर देखने को मिलता है, जो कि हमें शुरू से देखने को मिलता है। तो यस, डायलॉग्स आर नाइस, मुझे बड़ा मज़ा आया। और क्योंकि वायलेंस और गाली वाली सबको एक जगह छोड़ो, मुझे मज़ा आता है पॉलिटिक्स में, रंजिशों में। ये डेथ वाली रंजिश नहीं है, ये वो रंजिश है जहाँ पर गद्दी पाने के लिए कौन कहाँ हाथ पाँव मार रहा है, कौन किसको दबाने की कोशिश कर रहा है, और पूरा शतरंज का जो खेल चल रहा है। तो वो जो पॉलिटिक्स चलती आ रही है और जो इस सीज़न में चलती है भाई, वो देखने में मज़ा आता है। मतलब मैं 10 एपिसोड ऐसे ही देख गया। थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसलिए मैं ऐसे 10-10 सेकंड काट काट के नहीं देखते हैं, वैसे काट काट के देखता रहा। लेकिन हाँ, मैंने 10 एपिसोड इसके ऐसे ही निकाल दिए। अब बात करते हैं विजुअल्स की। तो भैया सीजन 1 और 2 से बेहतर सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा यार, वो मैप जब दिखाते हैं ना, तो जहाँ पर भी बाहुबली लोग जाते हैं, पीछे वो खून का एक वो ट्रेस करते हुए जाते हैं, वो दिखाते हैं कि अब यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जहाँ से रास्ते से आ रहे हैं तो वो खून वाली लकीर ऐसे दिखाते हैं। तो वो बड़ा मतलब एकदम अट्रैक्टिव सा लगा। और जो विजुअल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वायलेंस वाले सीन है, तो भाई यहाँ पर गुड्डू एंड में जेल में जो फोड़ता है लोगों को, जिसे दांत तोड़ रहे हैं और जो भी कुछ हड्डी तोड़ रहे हैं, वो मज़ा आता है देखने में। और फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर जब गर्दन काटने वाला सीन आता है, वो तो भाई एकदम साफ दिखाते हैं। जो
भाई वो देखकर मेरा रूह कांप गई यार। तो वही 2-3 सीन है, वायलेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड में था। फर्स्ट में यार अपने मुन्ना भैया यार चलते चलते दूल्हे को आंख में गोली मार देते थे, देखो यार, और खूब था वायलेंस, उतना इसमें नहीं है। एंड इन द एंड बात करें कैरेक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की, तो सारे कैरेक्टर पुराने वाले हैं और उनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है जैसा हम देखते आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सरप्राइज के तौर पर मिलेगा एक कवि का इंट्रोडक्शन। जो वो कवि आया है, जिस तरीके से वो कविता पढ़ता है, आपको उसको देखकर हंसी आ जाएगी। बाकी भाई एक वेब सीरीज है, एक्टर्स की इसमें कमी नहीं है और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिर्जापुर सीजन 3 को मैं थर्ड पोजीशन पर ही रखना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा एंगेजिंग था और उनमें मीम मटेरियल एटलीस्ट बहुत थे। और रहा सवाल क्या आपको सीजन 3 देखना चाहिए या नहीं, तो भैया इट्स योर चॉइस। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सीजन देखा है तो आप बेसब्री से वेट कर ही रहेंगे, तो आपने आधों ने तो देख ही लिया होगा। लेकिन फिर भी जिन्हों का मन नहीं है देखने का, देखे या नहीं देखे में उलझे हुए हो, तो भैया स्किप कर करके, जैसे 10 सेकंड स्किप करते ना, वैसे कर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इफ यू आर फ्री। एंड दोस्तों अगर आपने मिर्जापुर का सीजन 3 देख लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीजन 3 कैसा लगा और जो मेरा रिव्यू उससे आप कितना सहमत हैं या फिर असहमत हैं। गालियां छोड़ के कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका स्वागत है। आई होप आपको मिर्जापुर सीजन 3 का रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।